इविडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुमंत कुमार हेमंत आज समान अध्ययन का एक और सेट लेकर आपके सामने आया हूँ। इस सेट में 50 क्वेश्चन है। इसके अलावा बहुत सी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको इस सेट के दौरान मिलेगी। अगर अभी तक आपने इविडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इविडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे और लाइक बटन पर भी क्लिक कर दे। अभी तक मैंने दिल्ली सल्तनत पूरा कंप्लीट कर दिया है। दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर दिया, मुगल साम्राज्य कंप्लीट हो गया, दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य खत्म हो गया है आपका, मतलब कि लगभग मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है ख़त्म हो गया है। चलिए अब आते हैं वीडियो के ऊपर जो आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है आपका बेंगलुरु को, किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यानी कि इसका यहाँ बेंगलुरु में सूचना तकनीकी यानी कि आईटी कंपनियों का एक केंद्र है, हब है। इसी के लिए इसे अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के सांता कैलोरा वैली में स्थित सिलिकॉन वैली से की जाती है। आपका बेंगलुरु में बहुत सी आईटी कंपनी है, इसीलिए इसे सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली बोला जाता है। निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? तो अर्ध टिकाऊ वस्तु पहले क्या है ये आपको जानना चाहिए। तो वो वस्तु जिसकी आयु 1 वर्ष से अधिक हो और 3 वर्ष से कम हो, यानी कि 1 और 3 वर्ष के बीच में जिसकी आयु हो वो अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कहलाती है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे खाद्य एवं अन्य खाद्य पदार्थ जैसे धान हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब जो आपका आ गया, दलहन चीज हो गया, ये आपका अर्ध टिकाऊ सामग्री के अंतर्गत आएगा, वस्तु के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए, अर्ध टिकाऊ कौन हो जाएगा? कार और टेलीविजन नहीं होगा। दूध तो दो दिन में ख़त्म हो जाता है, 5 दिन 6 दिन में बहुत है। तब आपका पंखा बिजली का भी लाइफ अच्छा रहता है। तो आपका खाद्य एवं अन्य खाद्य उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपका, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है? सही कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए, अधिकांश कामगार न्यूनतम स्वीकृति मजदूरी से कम पर काम करते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी दिया गया उससे कम पैसा पे कोई भी कैसे काम करेगा? तो ये गलत हो जाएगा। न्यूनतम स्वीकृत मजदूरी किसी फॉर्म द्वारा किसी कामगार को दी जाने वाली अधिकतम राशि है, ये भी गलत है। कैसे? उससे ज़्यादा, वो तो न्यूनतम हो गया, यानी कि कम से कम उतना पैसा मिल रहा है, उससे ज़्यादा ही पैसा मिलेगा ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, आर्थिक लागत बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच का अंतर, हाँ बिल्कुल ये होगा आपका, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति के आरक्षित मजदूरी की तुलना में वास्तविक मजदूरी से की जाती है। ठीक है, किसी व्यक्ति की आरक्षित मजदूरी की तुलना उसकी वास्तविक मजदूरी से की जाती है, जिससे वो अधिक से अधिक लाभ या लागत प्राप्त कर सके। जबकि श्रम आपूर्ति का निर्णय आरक्षित मजदूरी के निर्धारण पर किया जाता है। फर्मों एवं रोजगार प्रदान करने का निर्णय वास्तविक मजदूरी की दर निर्धारित करती है, अतः इस पर कोई भी व्यक्ति बेरोजगार हो सकता है, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार हो सकता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, आर्थिक लागत बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकृत मजदूरी के बीच का अंतर, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो देखिए यही आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन। सही कथन क्या था? तो क्वेश्चन का सही कथन था पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में भी ऐसे देख लीजिए, आर्थिक लागत वह राशि है, आर्थिक लागत वह राशि है जिसे वांछित श्रम बाजार में प्रवेश करने के लिए आवश्यक अदा किया जाना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आर्थिक लागत के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है?
क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी का क्या कारण हो सकता है। चलिए इसके पहले आपको अर्थशास्त्र का जो नियम है उसको बताते हैं। इसमें कहा गया है अन्य बातों के समान रहने पर, जो भी बात है वो समान अगर रहेगा तो जैसे ही वस्तु की कीमत में वृद्धि होगा, वस्तु का कीमत में, गुड्स के प्राइस में अगर वृद्धि होता है तो मांग की मात्रा कम जाती है। क्या हो जाती है? मांग की मात्रा कम जाती है। इसी प्रकार वस्तु की कीमत, अगर इसका उल्टा कर दे, अगर वस्तु की कीमत में कमी हो जाएगी, वस्तु की कीमत में कमी हो जाएगी तो मांग की मात्रा आपका बढ़ जाएगा। इस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग को प्रत्यक्ष विपरीत संबंध है। इसको क्या, देखिए, अगर रेट अगर बढ़ गया तो डिमांड कम जाएगा, अगर डिमांड बढ़ गया तो रेट कम जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है आपको देखना है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन, पहला ही तो आ रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन है, अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण होती है। तो जाहिर सी बात है मांग में कमी क्यों होगा, जब उस वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा। अभी बोले ना, अगर कीमत बढ़ रहा है तो उसका मांग कम जाएगा। क्लियर बात है। अगर कीमत घट रहा है तो उसका मांग बढ़ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इसमें निम्न में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है। तब सेवरत कार्य और फुर्सत में से किसी एक को चुनना। क्या है? किसी एक को चुनना आपका आर्थिक समस्या है? नहीं। आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको पैसा मिलेगा ही, तो ये आर्थिक समस्या के अंतर्गत नहीं आएगा। यदि यह तय करना कि दो वस्तुओं में किस पर खर्च किया जाए, यानी कि आपके पास पैसा है तभी ना आप सोच पा रहे हैं कि किस वस्तु के ऊपर खर्च किया जाए, तो ये भी नहीं होगा। व्यक्तिगत बचत के वैकल्पिक विकल्पों में किसी तरीकों को चुनना। तो आपके पास पैसा है तभी नहीं आप विचार रहे हैं कि क्या क्या विकल्प आपके पास से पैसा बचाने का, उसके बारे में सोच पा रहे हैं। तो ये भी आपका इस यहाँ भी आपको आर्थिक रूप से हानि, मतलब कि क्षति नहीं, आर्थिक रूप से आप कमजोर नहीं हो रहे हैं। अब तो लास्ट पॉइंट पे आइए कि यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किसी तरीके से व्यतीत करना। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में दुर्बलता की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि के लिए केवल निश्चित और अपर्याप्त साधन उपलब्ध हो। जब मनुष्य है, उसका इच्छा, जो भी उसका आवश्यकता है और उसके लिए अपर्याप्त संसाधन अगर उपलब्ध होगा तो दुर्बलता की स्थिति उत्पन्न होगी अर्थव्यवस्था में। साथ ही अर्थव्यवस्था में विभिन्न पहलुओं और सेवाओं के मध्य दुर्लभ संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए, यह अर्थव्यवस्था की मूल समस्या है। क्या मूल समस्या है? कि जो आपको संसाधन चाहिए, जो सेवा चाहिए आपको, वो मिल पा रहा है सही तरीके से आपको कि नहीं मिल पा रहा है। ये सब चीज़ों पर ध्यान देना भी अर्थव्यवस्था का एक, अगर नहीं दे पा रहा है तो मूल समस्या है। तब इसके बाद एक प्रश्न उठता है कि क्या उत्पादन किया जाए, इसका निर्धारण कैसे करें। उत्पादन के कारकों जैसे कि श्रम और पूंजी का आवंटन किया जाता है। क्या? श्रम और पूंजी का आवंटन किया जाता है। तो ये आपका हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। तो राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1956 ईस्वी में किया गया। तो आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषी क्षेत्र हैदराबाद, जिसे आज के डेट में तेलंगाना के नाम से भी जाना जाता है, के साथ 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। पहले आंध्र प्रदेश जो था तमिलनाडु के साथ था और तमिलनाडु में तमिल बोला जाता था, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता था। तो आंध्र प्रदेश के लोगों ने यह मांग की कि हमें एक अलग राज्य बनाने की अनुमति, मुझे एक अलग राज्य बनाकर दिया जाए। ठीक है। तो अच्छा, किसी भी प्रदेश के सीमा में परिवर्तन का अधिकार भारत के संसद को प्रदान किया गया है। वो किसी भी राज्य की सीमा का नाम बदल सकती है, किसी राज्य क्षेत्र का नाम बदल सकता है, या फिर उसका सीमा में परिवर्तन भी कर सकता है।
ठीक है। तो इसी के अंतर्गत दक्षिण में केरल और अन्य 3 राज्य, जैसे कि उसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की स्थापना हिंदी भाषा क्षेत्र के रूप में की गई। क्षेत्रों के विस्तार के आधार पर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब राज्य का भी पुनर्गठन किया गया। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। भारतीय अखिल सेवाओं का सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये सृजन की शक्ति जो प्राप्त है भारत के संसद को प्राप्त है। किसे? संसद को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 312 में यह स्पष्ट कहा गया है कि यदि राज्यसभा ने उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि राष्ट्रहित में किसी अखिल भारतीय सेवा का गठन आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा संघ या राज्यों के लिए सम्मिलित एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। तो ये अधिकार संसद को है, यानी कि राज्यसभा को है। किसे? राज्यसभा को है भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था? तो राष्ट्रकूट लोगों का सबसे चिरस्थायी योगदान क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। तो इन्होंने कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना, रना तथा कैलाश मंदिर का निर्माण किया। क्या क्या थे इनके? कन्नड़ काव्य के 3 कवि, जिसमें कौन कौन थे? पंपा थे, और कौन थे? पंपा थे, और थे पोना थे, राणा थे, तथा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाने का श्रेय जाता है राष्ट्रकूट को। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका जैसे कि कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया, राष्ट्रकूट शासक कृष्णा वन ने बनवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया? तो राष्ट्रकूट के जो एक शासक थे कृष्णा प्रथम, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। उन्होंने ही किसका निर्माण करवाया था? कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो कृष्णा प्रथम ने इसका योगदान करवाया था, जो आज भी राष्ट्रकूटों के स्थापत्य कला का एक बेहद ही उत्कृष्ट नमूना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। ये सब चोल वंश में आपको पढ़ाए भी थे। रवि कृति जो एक जैन थे, जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की, किसका संरक्षण प्राप्त था? तो रवि कृति जो एक जैन थे, उनको जो संरक्षण प्राप्त था वो प्राप्त था पुलकेशिन द्वितीय का। किनका? पुलकेशिन द्वितीय का। तो इनके बारे में भी जानिए थोड़ा सा। रवि कृति चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में 1610 ईस्वी से 1642 ईस्वी जो पुलकेशिन द्वितीय ने शासन किया के दौरान दरबारी कवि के रूप में नियुक्त थे। इन्होंने मुगुती मंदिर का आईहोल अभिलेख की रचना की। कौन सा? आईहोल अभिलेख की अभिरचना की। ठीक है, जिसमें उन्होंने राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से हर्षवर्धन को पराजित किए थे पुलकिन द्वितीय ने। साथ ही इन्होंने अपनी राजधानी आईहोल से बदामी स्थानांतरित कर दिया। कहाँ से? आईहोल से बदामी स्थानांतरित करने का भी वर्णन किया है इसमें। चलिए, मेन कैंप के लेखक कौन है? तो मेन कैंप के लेखक जो है आपके हिटलर। इसके बारे में एक सेट में और बताए थे, तो मेन कैंप के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, मेन कैंप के जो लेखक है नाजी नेता है एडोल्फ हिटलर, उन्हीं की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने जर्मनी के भविष्य की योजनाओं और अपने राजनीतिक आदर्शों का रूपरेखा प्रस्तुत किया था। साथ ही ये पुस्तक 2 भाग में आया था। प्रथम भाग जो उसका था 1925 ईस्वी में आया था, और दूसरा भाग 1926 ईस्वी में आया था। ठीक है, और इस पुस्तक को बाद में रुडोल्फ हेस के द्वारा संपादित किया गया। किसके द्वारा? रुडोल्फ हेस के द्वारा इस पुस्तक को संपादित किया गया। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हो जाता है? तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम लड़ाई जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है। अगर पूछ देगा दिल्ली सल्तनत का शुरुआत कब हुआ, तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गोलाम वंश का स्थापना के साथ ही हुआ। अब आपसे पूछ देगा कि दिल्ली के सल्तनत पर, दिल्ली की गद्दी पर कौन कौन से दिल्ली सल्तनत के समय में कौन कौन राजवंश शासन किए, तो इसका हम आपको ट्रिक भी बताए थे।
GKTSL, GK। अब SL से श्रीलंका याद कर लिया, यानी कि गुलाम वंश आपका हो गया गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। क्या क्या? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदी वंश। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो इसकी जो संख्या थी आपका 313 थी। कितना थी? 313 थी। और इस सभा ने भारत का संविधान तैयार किया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ तब इसका नाम बदलकर अंतःकालीन संसद रख दिया गया। क्या रख दिया गया? भारतीय संविधान सभा का नाम बदलकर अंतःकालीन संसद रख दिया गया। और यह अंतःकालीन संसद 1952 के हुए आम चुनाव के उपरांत भंग कर दिया गया। 1951-52 में जो आम चुनाव हुआ था उसी के बाद इसे अंतःकालीन संसद को, जिसमें कि 13 सदस्य थे, इसे भंग कर दिया गया था। शुरुआत में संविधान सभा के नाम से भी ये जाना जाता था। अब यहाँ पर देखिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के रूप में कौन मनाने का निर्णय लिया, या निर्णय कहाँ पर लिया गया कि आपको 2 अक्टूबर को, जो कि महात्मा गांधी का जन्मदिन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे। तो इस तरह का जो भी निर्णय लेता है अंतर्राष्ट्रीय WHO यूनाइटेड नेशन के द्वारा लिया जाता है। क्या? UN के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, UN के द्वारा लिया जाता है, राष्ट्र संघ के द्वारा लिया जाता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर जनवरी 2007 को यह निर्णय लिया कि 2007 अक्टूबर 2 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्या क्या हम बोले, फिर से थोड़ा सा सुन लीजिए। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाना है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये जो है आपका यूनाइटेड नेशन इसको बोला, तो जनवरी 2007 में बोला था कि इसी साल, मतलब कि 2007 से ही 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाएंगे। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो नए राज्य की जो स्वीकृति प्रदान करता है ये अधिकार जाता है आपका संसद को। किन्हें जाता है? संसद को अधिकार ये प्राप्त है। अनुच्छेद 2 के तहत ये अधिकार भारत के संसद को प्राप्त है। ठीक है, साथ ही नए राज्य की स्थापना के बाद स्थापना कर सकता है और ऐसे विधेयकों को संसद में पेश करने के पहले उस पर राष्ट्रपति की सहमति लेनी जरूरी है। अगर कोई राज्य का स्थापना करना, जैसे अभी जम्मू कश्मीर को UT बनाया गया, तो पहले इसके बारे में राष्ट्रपति से सहमति लिया गया कि हम जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में विभक्त कर रहे हैं। एक को लेह लद्दाख बोलेंगे, दूसरा को जम्मू एंड कश्मीर बोलेंगे। इसी प्रकार कुछ साल 2014 में आपका आंध्र प्रदेश को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक को आंध्र प्रदेश बोला गया, दूसरे पार्ट को तेलंगाना बोला गया। चलिए, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यातक भी है। किसका? अबरक का। ठीक है, चलिए, झारखंड में अबरक बहुत मात्रा में उपलब्ध है, जैसे कि कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, हजारीबाग के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ अबरक की मात्रा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहेंगे? तो प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को हम लोग बोलेंगे पेडोकल। क्या बोलते हैं? पेडोकल। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, पेडोकल क्या है। पेडोकल मृदा में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। क्या क्या? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। पेडोकल मृदा सामान्यतः सूक्ष्म या अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां वाष्पीकरण की दर निक्षालन की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। इस प्रकार की मृदा में कार्बनिक पदार्थ बहुत कम पाए जाते हैं। पेडोकल मृदा में आपका कार्बनिक पदार्थ की जो है मात्रा बहुत ही कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कृष्ण भूमि किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका आपको जवाब देना है। तो ए भूमि कुल प्रति प्लस निबल बुआई की भूमि के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। कृष्ण भूमि का तात्पर्य क्या है? कृषि भूमि का तात्पर्य है खेती करने योग्य भूमि। इसके अंतर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ठीक है, जिसमें आप बोए हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र,
कुल प्रतिभूमि, जो भी प्रतिभूमि है, साथ में हो सकता है भूमि अभी पड़ती है या 2-3 साल से पड़ती है, दोनों को कंसीडर करना है कुल प्रतिभूमि में। कृषि योग्य बंजर भूमि और विविध प्रकार के फसलों वाली भूमि, ये सब आपके आएंगे कृषि भूमि के अंतर्गत, यानी कि कुल प्रतिभूमि प्लस निवल जिसमें बुनाई की गई भूमि, यही न बोले। कृषि भूमि के अंतर्गत क्या आ जाएगा कि जो भी भूमि आपका पड़ती है और जिसमें आप बुआई किए हैं, दोनों को जब मिला दीजिएगा तो ये कहलाएगा आपका कृषि भूमि। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन है? तो ये आपका है आर श्यामा शास्त्री। कौन है? आर श्यामा शास्त्री। तो 1904 ईस्वी में तंजौर के एक पंडित ने भट्टा स्वामी के अपूर्ण भाष्य के साथ अर्थशास्त्र का हस्तलेख मैसूर राज्य पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री आर श्यामा शास्त्री को दिया गया। श्री शास्त्री ने पहले इसका अंततः अंग्रेजी भाषा में 1905 ईस्वी में अनुवाद कर प्रकाशित किया। चलिए अब आगे आइए। निम्नलिखित में भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल निचय क्या है? तो सबसे बड़ा जीव मंडल निचय जो आपका है मन्नार की खाड़ी है। क्या है? मन्नार की खाड़ी है, जिसका कुल क्षेत्रफल 10,500 किलोमीटर तक फैला हुआ। 10,500 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। दूसरे नंबर पे आपका है सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। चलिए, इसरो की मास्टर नियंत्रण सुविधा कहाँ है? तो इसरो की जो मास्टर नियंत्रक सुविधा है वो आपका कर्नाटका में है। कहाँ? इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, यानी कि MCF, कर्नाटक के हसन शहर में स्थित है। हसन शहर के बारे में हम आपको पिछला सेट में भी बताए थे। अगर वो सेट अभी नहीं देखे हैं तो वीडियो के सजेशन बॉक्स में आई बटन के को क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जनरल नॉलेज सेक्शन में जाइएगा तो वो भी वहाँ पे आपको सेट मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी क्या हो गया? हसन में अवस्थित। अब थोड़ा सा और जान लीजिए। इसरो का स्थापना जो किया गया था 1969, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था। किनके द्वारा? तो विक्रम साराभाई के प्रयासों के द्वारा। साथ ही अभी इसरो के जो चेयरमैन हैं, निदेशक हैं, इनका नाम है के शिवन, और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु शहर, जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो ये है इसका कुल का 7%। कितना है? 7%। देखिए, पृथ्वी पर लगभग 7% उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ये वर्षा वन भूमध्य रेखा विच्छेद विशेष रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के अक्षांश में स्थित मध्य में स्थित होते हैं। यह वर्षा वन पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग 50% से अधिक वन जीवों का निवास स्थान है। देखिए, थोड़ा सा समझिए, इसको समझाते हैं कैसे। जैसे कि ये आपका, एक मिनट, जैसे कि ये आपका प्यारी पृथ्वी है, मान लेते हैं, गोल है मान लो। अब बीच का जो है भूमध्य रेखा, तो इसके साढ़े 23 डिग्री ऊपर जाइएगा तो ये आपका कहलाएगा कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे जाइएगा तो ये आपका क्या कहलाएगा? तो ये आपका कहलाएगा मकर रेखा। क्या कहलाएगा? मकर रेखा नीचे वाला कहलाएगा, बीच वाला क्या कहलाएगा? भूमध्य रेखा। तो 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में जो भी आपका वर्षा वन पाया जाता है, जहाँ पे आपका पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु रह रहा है उसका 50% से ज़्यादा का निवास स्थल यही स्थान है। अब आपको एक चीज़ बता रहे हैं, तो आप बता सकते हैं भारत कौन सा गोलार्ध में है? भारत कौन सा गोलार्ध में है? तो ये अगर भूमध्य रेखा है तो कर्क यहाँ पर है ना, तो भारत जो आपका रहेगा उत्तरी गोलार्ध में, और झारखंड, भारत में झारखंड सहित 7 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अपने पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए अनुवांशिक लाइब्रेरी को क्या कहा जाता है? तो अनुवांशिक लाइब्रेरी को हम लोग बोलते हैं जैव विविधता। क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। विश्व में किस भोजन
उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है। तो इसका प्रमुख कारण है गौमांस। क्या प्रमुख कारण है? गौमांस का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके चलते आपका वन का उन्मूलन किया जा रहा है, वन बहुत तेजी से काटा जा रहा है। यानी कि हाल ही में अनुसंधानकर्ताओं ने इकोनॉमिक एजेंट्स पर ध्यान केंद्रित किया जो वनों की कटाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन एजेंटों में सोयाबीन, गोमांस, मवेशी चराना, ताड़ का तेल, इमारती लकड़ियाँ, लुगदी, ईंधन के लिए लकड़ी इत्यादि शामिल हैं। विश्व में गोमांस की बढ़ती हुई मात्रा के कारण बड़े पैमाने पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को नष्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को नष्ट करने का जो श्रेय जाता है गौमांस के कारण हो रहा है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं श्री अरबिंदो हैं। कौन है? श्री अरबिंदो। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक द लाइफ डिवाइन दर्शन शास्त्र से संबंधित एक निबंधात्मक पुस्तक है। यह प्रकृति के निर्माण, मनोवृत्ति, जीवन और मानव विकास पर निर्भर कर्तव्य में आधारित है। अब तक सबसे गूढ़ एवं गंभीर पुस्तक मानी जाती है। बहुत एग्जाम में ये पूछता है कि लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है। कल भी दो पुस्तक के बारे में मैंने बताया था, एक मदर टेरेसा की पुस्तक थी और एक आपका नेल्सन मंडेला का पुस्तक के बारे में भी मैं आपको कल बताया था। ठीक है, चलिए अब ये दोनों बुक का इमेज के साथ मैं अपने फेसबुक पे भी पोस्ट कर दिया हूँ कि कौन सा बुक कहाँ पे है, ऐसे हम फेसबुक पे पोस्ट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के पहले आपका जो मदर टेरेसा का बुक का नाम था डाउन द मेमोरी लेन। क्या नाम पुस्तक का था? डाउन द मेमोरी लेन। ठीक है, चलिए किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जो जीतने का श्रेय जाता है, ये श्रेय है डिज्नी को। किसे? वाल्ट डिज्नी को ये श्रेय जाता है। स्टेपी स्थल जैव क्षेत्र से संबंधित है। कौन जैव क्षेत्र से संबंधित है स्टेपी स्थल? ये आपको बताना है। तो ये आपका घास स्थल है। क्या है? घास स्थल। तो एक शुष्क एवं ठंडा घास मैदान जो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप के सिवाय सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। मन की जो स्टेपी है आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका मतलब ठंडा प्रदेश ये दोनों है, मैंने यहाँ नहीं पाया जाता, इसके सिवा सभी जगह पाया जाता है। यह मुख्य रूप से जो पाया जाता है उसमें अमेरिका हो गया, मंगोलिया हो गया, साइबेरिया हो गया, तिब्बत हो गया और चीन हो गया। तिब्बत देखिए, साइबेरिया भी बहुत ठंडा प्रदेश है आपका। तो ये आपका जो शुष्क एवं ठंडा घास का मैदान है। क्या? शुष्क है और ठंडा घास का मैदान है जो कि ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका द्वीप के सिवा सभी जगह पाया जाता है। अमेरिका, मंगोलिया, साइबेरिया, तिब्बत, चीन में यह प्रायः पाया जाता है। और यह घास का मैदान सामान्यतः मरुस्थल और वनों के मध्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आपका मरुस्थल और वन के बीच में ये वाला पाया जाता है स्टेपी घास का मैदान। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की स्थापना की? तो ये जो शासनकाल रहा ये सम्राट अकबर का, जिन्होंने 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। और इन्होंने पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू से इनका 1556 में झगड़ा हुआ था, जिसमें युद्ध हुआ था जिसमें अकबर की सेना ने विजय प्राप्त की थी। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। तो नेशनल अकादमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एवं साइंस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बेस्ड एक संस्था है द्वारा पाश्चात्य संगीत की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 4 मई 1959 को, 4 मई 1959 ईस्वी से ये पुरस्कार अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली
प्रथम महिला, तो ये इनका नाम है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। कार्ल मार्क्स द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? दास कैपिटल। क्या नाम है? दास कैपिटल इन्होंने लिखी थी। तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, जिसे इन्होंने 1867 ईस्वी में लिखा था, जो पूंजीवादी वर्ग द्वारा उत्पादन के लिए बनाए गए आर्थिक नियमों एवं राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना करती है। साथ ही इस पुस्तक को पूंजीवादियों की राजनीतिक आर्थिक आलोचना के रूप में भी माना जाता है। इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण तथा श्रमिकों के अधूरे काम को पूंजीपतियों के लिए अधिशेष मूल्य और लाभ का वर्णन किया जाता है। कार्ल मार्क्स लिखे थे, चंद अमीर लोग मात्र 1 से 2% अमीर, बाकी 98% गरीबों के ऊपर शासन करते हैं, और इसका कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अमीर लोग यूज कर जाते हैं, गरीब को कुछ नहीं मिल पाता है। यहूदियों की धार्मिक पाठ का क्या नाम है? तो यहूदियों की धार्मिक पाठ का नाम है जो मूसा संहिता है। क्या है? मूसा संहिता इसका धार्मिक पाठ की नाम है। यहूदी जाति से संबंधित लिखित नियम यहूदी बाइबल की 5 पुस्तकें में संग्रहित है, जिसे सामान्यतः गैर यहूदी रूप में पुण्य विधान यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है ये विधान भगवान ने मूसा जाति के माउंट सिनाई पर प्रदान किए गए थे। इसमें यहूदीवाद के बाइबिल संबंधित नियमों के अंतर्गत मूसा जाति को भी शामिल किया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। मेघदूत के लेखक कौन हैं? तो मेघदूत के जो लेखक हैं ये कालिदास हैं। कौन है? कालिदास जो है आपके मेघदूत के लेखक हैं। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत, जिसका शाब्दिक अर्थ है संवेदवाहक बादल, एक गद्य काव्य है। कालिदास को संस्कृत के महान कवियों में से एक माना जाता है। मेघदूत नामक गद्य काव्य में 111 छंद हैं। इसका अंग्रेजी में सर्वप्रथम जो अनुवाद किया था ये श्रेय जाता है हाइमैन विल्सन को। किन्हें? हाइमैन विल्सन को इसका श्रेय जाता है। तो निम्नलिखित में कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक कौन है? ये आपका है मुल्कराज आनंद। कौन है? मुल्कराज आनंद भारतीय समाज में रहने वाले गरीब वर्गों के लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा प्रसिद्ध उपन्यासों में अनटचेबल 1935, कूली 1936, द लिविंग एंड ए वर्ड 1937, द विलेज इत्यादि प्रमुख है। इनकी आत्मकथा से संबंधित उपन्यास द मॉर्निंग फेस को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। क्या इनका आत्मकथा का मुल्कराज आनंद का किताब है द मॉर्निंग फेस। द मॉर्निंग फेस को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कितने लोगों का मनोनयन किया जाता है? तो इसमें आपके राष्ट्रपति 12 लोग राज्यसभा में मनोनयन करते हैं या 2 आपका लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों का मनोनयन करते हैं। तो टोटल जो हो गए उसमें टोटल 14 लोगों का मनोनयन किया जाता है। किसमें? राज्यसभा में जो भी प्रतिनिधि आते हैं वो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों के पर्याप्त अनुभव के कारण ही आते हैं। तो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और लोकसभा में 2 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो कुल राष्ट्रपति के द्वारा जो संसद में मनोनयन सदस्यों की संख्या हो जाती है 14। कितना हो जाता है? 14। ठीक है, 35 नंबर। संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों का हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो ये आपका धारा 32 धारा 32 के अंतर्गत आपका उठा सकता है। और इसे संविधान धारा 35 क्या बोल रहे हैं, धारा आपका हो जाएगा
32 जिसे संविधान की आत्मा भी बोलते हैं, आत्मा प्रस्तावना मतलब कि संवैधानिक उपचारों का, जिसमें संविधान के कैसे कैसे किसी भी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण किया गया है उसके बारे में बताया गया है। बाबा राव के अनुसार ही बोला गया था। आर्टिकल 32 जो है संविधान का मैग्ना कार्टा है। क्या है? संविधान का मैग्ना कार्टा आर्टिकल 32 को बोला गया था। आर्टिकल 32 को संविधान की मैग्ना कार्टा बोला गया था अंबेडकर जी के द्वारा। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये आपका सवैया आंदोलन का। किसका उदाहरण है? सवैया आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को, कब? 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितना अनुयायी के साथ? 78 अनुयायियों के साथ दांडी की यात्रा शुरू की, जिसमें उन्होंने 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया। इस प्रकार नमक कानून को तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया? ठीक है, नमक दांडी मार्च निकालकर। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ से शुरू किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत हुआ है ये आपका साबरमती से किया गया है। कहाँ से किया गया है? साबरमती से किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको। निम्न में से अध्यक्षात्मक यानी कि राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार की सरकार से बनती है? तो ये किस प्रकार की सरकार से बनती है इसमें बताना है। तो राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, ठीक है, भी सही है। कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, ठीक है। और कार्यकाल की निश्चित अवधि के लिए यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति वाली सरकार बनती है, जैसे कि आपका बहुत से देशों में ऐसी सरकार बनती है। भारत में राष्ट्रपति एक रबर स्टंप की तरह काम करते हैं। भारत में जो वास्तविक शक्ति है वो आपका प्रधानमंत्री के हाथ में ही रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो आपको बताना है कि कौन सा चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसका जवाब आप दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एहोल। हम आपको बताए भी थे शुरू में वीडियो के भी एहोल के बारे में। एहोल प्रशस्ति चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हर्षवर्धन की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यभावी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया। साथ ही पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति एवं हुएनसांग का विवरण इस युद्ध में साक्ष्य है, ठीक है। हुएनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पे आया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसने मनसरवदारी प्रथा का शुरुआत किया? तो अकबर के शासनकाल में जो मुगल वंश का एक महान शासक था, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों का भाग का निर्माण हुआ? तो ये आपको बताना कि भारत में कब फ्रांसीसी लोग का भाग का निर्माण हुआ, कब यहाँ पर उसका पैर जम गया। तो ये जो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वांशीवास का युद्ध। कौन सा वास का युद्ध? वांशीवास का युद्ध हुआ, जो कि आपका 1760 ईस्वी में लड़ा गया। कब? 1760 ईस्वी में। देखिए एक मिनट, यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ। देखिए प्लासी का युद्ध आपका लड़ा गया 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में लड़ा गया। और ये बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया। तो वांशीवास का युद्ध जो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए हैं और यहीं से उसका भारत में पतन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फ्रांसीसी का पतन होना भारत में स्टार्ट हो जाता है।
क्रीमिया युद्ध का समापन कब हुआ, मतलब किस समझौता के साथ हुआ, तो ये आपका पेरिस समझौता के साथ हुआ। पेरिस जो कि आपका फ्रांस की राजधानी और सीन नदी के किनारे है। कौन नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे पेरिस है। साथ ही वहाँ एफिल टावर भी है। क्या है, एफिल टावर भी आपका है। तो क्रीमिया का युद्ध जुलाई 1853, जुलाई 1853 से लेकर 1855 के बीच लड़ा गया, जो कि काला सागर के आसपास के क्षेत्र में हुआ, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की ने एक तरफ से तथा रूस ने दूसरी तरफ से लड़ा। क्रीमिया की लड़ाई को इतिहास का सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण एवं अनिर्णायक युद्धों में एक माना जाता है। यानी कि क्रीमिया का युद्ध को सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। इस युद्ध की समाप्ति के लिए पेरिस में एक समझौता किया गया, जिसे पेरिस समझौता के नाम से जाना जाता है। कौन, पेरिस समझौता के नाम से क्रीमिया युद्ध के बारे में जाना जाता है। देखिए, प्रायद्वीपीय का मतलब भारत का मानचित्र है। इस दक्षिण भारत में ये सब जो एरिया है आपका प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपका गोदावरी है। कौन नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का जो श्रेय जाता है गोदावरी को जाता है, जिससे हम लोग वृद्ध गंगा बोलते हैं। और दक्षिण की गंगा को हम कावेरी नदी को बोलते हैं, और दक्षिण गंगा भी हम लोग गोदावरी नदी को ही बोलेंगे। देखिए, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी, दक्षिण गंगा गोदावरी नदी, वृद्ध गंगा गोदावरी नदी, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और बता देते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट से उद्भूत और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका जो उद्गम स्थान है आपका महाराष्ट्र में है, और जो इसका गिरती है ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसकी स्थिति, आयु, आकार और लंबाई के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरेन कहाँ बनते हैं। तो मोरेन कहाँ बनते हैं ये आपको बताना है। बताइए। तो मोरेन जो बनते हैं हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, हिमानी क्षेत्र में। मोरेन वर्तमान में ग्लेशियर और पूर्व ग्लेशियर क्षेत्रों में हो सकते हैं, जो अस्मेकिट हिम नदों के मलबे के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, हिमानी क्षेत्र में मोरेन कहाँ बनते हैं, तो हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। अब आपको बताना है कि हिमालय पर्वत जो है वो किसका उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत जो आपका है बलित पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, बलित पर्वत का उदाहरण है। ये पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं जिन पर असंख्य अपनतियाँ और अभिनतियाँ होती है। जैसे कि जो उदाहरण है बलित पर्वत के, हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज इत्यादि। ठीक है, ये सब इसके बलित पर्वत के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण महासागरीय धारा है। तो इसका जो आंसर आपका होगा, उष्ण महासागरीय धारा का जो आंसर हो जाएगा आपका गल्फ धारा। कौन हो जाएगा, गल्फ धारा। भारत में अल्पसंख्यक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये दिन है आपका 18 दिसंबर। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स डे। 5 सितंबर को शिक्षक डे मनाया जाता है, और 18 सितंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। और 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन रहता है। उसी दिन किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कौन सा गलत है, कौन सा गलत है दर्शाया गया है, कौन सा गलत दर्शाया गया है बताना है। तो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ है, धनबाद में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, रुड़की में है। केंद्रीय सूक्ष्म अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जोधपुर में है। और औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ में है। तो ये आपका गलत है यहाँ पे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कोई ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि लखनऊ में अवस्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, मिलाना है आपको जोड़ा
कि लंदन में कौन सा चीज़ अवस्थित है, वेटिकन सिटी में क्या अवस्थित है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 48 के ऊपर। देखिए लंदन में जो अवस्थित है आपका क्या है, लंदन में ट्राफलगर स्क्वायर, इसको हम एक मान लेते हैं, एक का 3 हो गया। ठीक है, लंदन में जो अवस्थित है ट्राफलगर स्क्वायर हो गया। ठीक है, आपका वेटिकन सिटी में जो अवस्थित आपका है सेंट पीटर्स स्क्वायर है। कहाँ है, सेंट पीटर स्क्वायर है। अब मास्को में कौन सा अवस्थित है, तो मास्को में जो अवस्थित है रेड स्क्वायर है, और न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी बोल सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लंदन में ट्राफलगर स्क्वायर, और वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स स्क्वायर, मास्को में रेड स्क्वायर, और न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको बताना है किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के भूमिका के बजाय एक चरित्र अभिनेता का भूमिका निभाया था। अमिताभ बच्चन की फिल्म थी जंजीर, जंजीर मूवी में इन्होंने भूमिका निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूगल्ट्रम किस देश की मुद्रा है, तो ए भूटान की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है, भूटान की मुद्रा है। ठीक है, चलिए ये हो गया 50 क्वेश्चन, इसके साथ बहुत सारी जानकारी आपको दिए हैं। अभी क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ही लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो लाइक नहीं कीजिए। अगर डिसलाइक क्यों कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, ये सब चीज़ आपको बताना है। ठीक है, अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और टेलीग्राम और फेसबुक पे एविडेंट क्लासेस का जो पेज है टेलीग्राम पे और फेसबुक पे, आपको उसमें आप ऐड हो जाइए, ताकि आपको वहाँ पर PDF के साथ साथ वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा बहुत सारी अलग से बहुत सी जानकारियाँ आपको वहाँ दी जाती है। ठीक है, चलिए थैंक यू।